नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति के एक ऐसे छुपे हुए लेकिन सबसे जरूरी नेटवर्क के बारे में जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस फैसिनेटिंग दुनिया में उतरते हैं। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक घना जंगल, एक सूखा रेगिस्तान और तालाब के पानी की सिर्फ एक बूंद। इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब प्रकृति के काम करने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट खोलता है। और जवाब है, ये सब के सब एक इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम है क्या? समझिए, ये प्रकृति की एक ऐसी फंक्शनल यूनिट है जहां लिविंग चीजें मतलब पेड़ पौधे, जानवर अपने नॉन लिविंग माहौल जैसे कि मिट्टी, पानी, हवा, इन सब के साथ लगातार इंटरैक्ट करती हैं। सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। हर इकोसिस्टम में ना दो तरह की टीमें होती हैं। एक तरफ है बायोटिक टीम, यानी सारे जिंदा खिलाड़ी। इसमें आते हैं प्रोड्यूसर्स यानी पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स जो इन्हें खाते हैं। और फिर डीकंपोजर्स जो हर चीज को वापस मिट्टी में मिला देते हैं, मतलब रिसाइकिल करते हैं। और दूसरी टीम है एबायोटिक, यानी नॉन लिविंग चीजें जो पूरा स्टेज सेट करती हैं। मिट्टी, पानी, हवा, सूरज की रोशनी, टेम्परेचर, ये सब। पर ये दोनों टीमें बस ऐसे ही नहीं हैं। इनको एक साथ जोड़कर रखने वाली एक जबरदस्त ताकत है, और वो है एनर्जी का फ्लो। जी हां, ऊर्जा का प्रवाह। यही वो करंट है जो पूरे सिस्टम में जान डालता है, उसे चलाता है। और यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, एनर्जी का ये फ्लो हमेशा वन वे होता है। मतलब न्यूट्रिएंट्स की तरह इसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता। ये सूरज से शुरू होता है और सिस्टम में बस ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, कभी वापस नहीं आता। तो सवाल यह है कि ये एनर्जी कितनी आगे तक जाती है? इसे एक बड़ा ही सिंपल सा लेकिन पावरफुल नियम कंट्रोल करता है, 10% रूल। इसे आप नेचर का एनर्जी टैक्स भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो सब कुछ शुरू होता है सूरज से। मान लेते हैं कि सूरज से 100% एनर्जी अवेलेबल है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन मजे की बात देखिए, इस 100% एनर्जी में से जो पौधे हैं वो सिर्फ 10% ही कैप्चर कर पाते हैं। सोचिए, पहले ही स्टेप पर 90% एनर्जी सिस्टम से बाहर हो गई। अच्छा, अब जब कोई हर्बीवोर मतलब शाकाहारी जीव उन पौधों को खाता है तो उसे उस 10% का भी सिर्फ 10% ही मिलता है, यानी सूरज की टोटल एनर्जी का सिर्फ 1%। देख रहे हैं कितनी तेजी से एनर्जी कम हो रही है? और फिर जब कोई कार्निवोर उस शाकाहारी को खाता है तो यह आंकड़ा और भी नीचे चढ़ा जाता है, ओरिजिनल एनर्जी का सिर्फ 0.1%। हर लेवल पर 90% एनर्जी गर्मी की तरह लॉस हो जाती है। और यही वजह है कि नेचर में फूड चेन्स बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती। चलिए इस एनर्जी फ्लो को एक सिंपल फूड चेन में देखते हैं। घास ने सूरज से एनर्जी ली, टिड्डे ने घास खाई, मेंढक ने टिड्डे को खाया, फिर सांप ने मेंढक को खाया और आखिर में बाज ने सांप को। हर स्टेप पर एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा खत्म होता गया। लेकिन असल में नेचर इतना सिंपल या लीनियर नहीं होता। हकीकत में ये सीधी सीधी चेन्स बहुत कम होती हैं। इकोसिस्टम में ऐसी कई फूड चेन्स आपस में जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स फूड वेब बनाती हैं, एक मकड़ी के जाले की तरह। और यही जाल सिस्टम को ज्यादा स्टेबल और रेजिलिएंट बनाता है। तो सवाल यह है कि इस कॉम्प्लेक्स जाल को हम समझें कैसे? इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया विजुअल टूल है जिसे कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये पिरामिड हर लेवल के रिलेशनशिप्स को एकदम क्लियरली दिखाते हैं। अच्छा, इसमें पहला है पिरामिड ऑफ नंबर्स, जो हर लेवल पर जानदारों की गिनती बताता है। और ये कभी कभी उल्टा मतलब इन्वर्टेड भी हो सकता है, जैसे एक पेड़ पर हजारों कीड़े। दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, जो हर लेवल पर टोटल ड्राई वेट बताता है। ये भी पानी वाले इकोसिस्टम में उल्टा हो सकता है। लेकिन जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो अलग है। वो कभी कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है, यह हमेशा सीधा ही होता है। क्यों? सिंपल, वो 10% रूल याद है? उसी की वजह से एनर्जी हर लेवल पर कम होती ही है, बढ़ तो सकती ही नहीं। ये थर्मोडायनेमिक्स का एक अनब्रेकेबल लॉ है। तो हमने देखा कि एनर्जी तो एक तरफ बहकर खत्म हो जाती है, पर जो मैटर है मतलब न्यूट्रिएंट्स, वो इकोसिस्टम में लगातार घूमते रहते हैं, रिसाइकल होते रहते हैं। इसे कह सकते हैं नेचर का अपना मास्टर रिसाइकलिंग प्रोग्राम।
चलिए दो जरूरी साइकिल्स को देखते हैं। एक है कार्बन साइकिल। इसमें एक गैशियस फेज होता है, मतलब कार्बन, हवा, पानी, जमीन सबके बीच आराम से घूमता है। लेकिन दूसरी तरफ है फास्फोरस साइकिल। ये पूरी तरह से जमीन और पानी तक ही लिमिटेड है। ये चट्टानों से निकलता है और इसका कोई गैशियस फेज नहीं होता। ये जो छोटा सा फर्क है ना, ये इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा मतलब रखता है। इकोसिस्टम भी हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो भी पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और समय के साथ बदलते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सक्सेशन। इसकी कहानी शुरू होती है एक खाली चट्टान पर लाइकेन और मॉस से, जो धीरे धीरे मिट्टी बनाते हैं। फिर घास और झाड़ियां आती हैं और सालों बाद आखिर में जाकर एक स्टेबल, मैच्योर जंगल बनता है, जिसे हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से की टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, इकोसिस्टम एक डायनामिक यूनिट है बायोटिक और एबायोटिक चीजों की। दूसरी, एनर्जी हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, 10% रूल को फॉलो करते हुए। तीसरी, इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमें स्ट्रक्चर दिखाते हैं। चौथी, कार्बन और फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स लगातार रिसाइकल होते हैं। और आखिर में सक्सेशन के जरिए एक कम्युनिटी धीरे धीरे एक स्टेबल क्लाइमैक्स तक पहुंचती है। ये सब कुछ हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक इकोसिस्टम सच में एक इतना कॉम्प्लेक्स और आपस में जुड़ा हुआ जाल है, तो क्या होता है जब हम इंसान इसका सिर्फ एक धागा भी काट देते हैं? पूरे जाल का क्या होता है? ये एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।